इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में बताया है कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। तो एक चित्र दे रखा है, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड यहाँ संधारित्र प्रयोग किए हैं और ये इन्होंने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं ऊपर वाली रेखा में। इसके बाद नीचे 2 प्रतिरोध लगाए हैं। अब देखिए प्रतिरोध तो वास्तव में अगला लेसन है, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा बता देंगे इस क्वेश्चन में प्रतिरोध के बारे में कि होता क्या है, ताकि प्रश्न समझने में आपको आसानी रहे। तो ये पहला प्रतिरोध है मान लीजिए, आगे ये दूसरा प्रतिरोध है, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं क्योंकि बीच में इनके एक ही तार है। इसके बाद में क्या किया है इन्होंने, एक 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है। ये इसका बड़ा सिरा है और ये इसका छोटा सिरा है। बड़े सिरे को धन कहते हैं और जो छोटा सिरा होता है उसको ऋण कहते हैं। और यहाँ पर इस सेल के साथ में एक प्रतिरोध जोड़ा है जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको एक छोटे से बॉक्स में बंद किया है। ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम है। इस बॉक्स का मतलब ये है कि इसके बीच में जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध है, ये परिपथ का प्रतिरोध नहीं है। लेकिन जब हम कुल प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस आंतरिक प्रतिरोध को भी पूरे परिपथ के साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। अब वैल्यू लिखते हैं जो दे रखा है यहाँ पर। ऊपर 4 और 6 माइक्रोफैरड है, ये है 4 माइक्रोफैरड और ये है 6 माइक्रोफैरड। ये कितने ओम का है, ये 4 ओम और 5 ओम के हैं। ये है 4 ओम और ये है 5 ओम। मतलब जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। आगे जब लेसन हम शुरू करेंगे तो इसमें सर साइमन ओम के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा, प्रतिरोध के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। बिंदु ए और बी इन्होंने यहाँ पर दर्शाए हैं। इसको बिंदु ए नाम दिया है, इसको बिंदु बी नाम दिया है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है ना। प्रतिरोध, व्हाट इज रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध इसे कैपिटल आर से शो किया जाता है। इसका मात्रक होता है ओम, जिसका साइन इस तरह से बनता है, ठीक है। और एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके ही नाम पर इस प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, क्योंकि प्रतिरोध की जो खोज है सर साइमन ओम ने की थी, ठीक है। प्रतिरोध होता है वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक। वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक। वास्तव में जब किसी भी तार के अंतर्गत वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय के पश्चात तार गर्म होने लगता है। और क्योंकि जब किसी धात्विक तार के अंतर्गत वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित करने से पूर्व वे सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी सामान्य स्थिति में जहां तहां बिखरे पड़े थे, ठीक है, जहां तहां बिखरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही आपने उसका कनेक्शन किसी विद्युत धारा स्रोत से किया, उसमें वैद्युत धारा जानी शुरू हुई, तो वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पहले जहां तहां पड़े थे अब वो हरकत में आ जाते हैं, निश्चित डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। वास्तव में यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, ठीक है। दूसरी खास बात यह है, इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं तथा वैद्युत धारा की विपरीत दिशा में गमन करते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में मैं यही कहूं कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित पथ पर गति करते हैं, वैद्युत धारा भी ठीक उसी प्रकार से निश्चित पथ पर गति करती है। वास्तव में जब निश्चित पथ दोनों का हो जाता है, या फिर ये कहना उचित होगा कि कभी ना कभी टक्कर भी होती रहती है दोनों की, और जब निश्चित पथ है वहां पर घर्षण भी उत्पन्न हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता है, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन में 1.6×10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश माइनस चिन्ह लगाकर आप इसको दर्शा सकते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है m = 9.1 × 10⁻⁻31 kg, यानी इतना इसका द्रव्यमान भी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब कहीं अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है अथवा गति करता है तो वो अपने साथ में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश लेकर चलता है तथा 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम का द्रव्यमान भी लेकर चलता है, जिसके कारण उसके पथ में क्या हुए गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है। और यदि वो रुक जाता है तो स्थितिज ऊर्जा यानी U = mgh के अनुसार स्थितिज ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि इलेक्ट्रॉन है इसमें इतना सा द्रव्यमान है क्या करेगा, पूरा खेल इलेक्ट्रॉनों का है फिजिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन ना होते तो ना धारा होती, मतलब धारा नहीं होती का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने वाले वाहक है वो कहाँ से आते भैया, वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। खैर कोई बात नहीं। प्रतिरोध के ऊपर हम समझा रहे थे। प्रतिरोध का जो वास्तविक मतलब होता है वो होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न या वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हर वस्तु वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। कैसे करती है, यहीं से समझ लेंगे सेल से। इस सेल का बड़ा सिरा है, इस बड़े सिरे को धन आवेश धन प्लेट कहते हैं। इसका छोटा सिरा है, इसको ऋण प्लेट कहते हैं। वैद्युत धारा हमेशा धन सिरे से चलती है, वैद्युत धारा हमेशा धन सिरे से चलती है, ऋण सिरे की ओर। धन सिरे से ऋण सिरे की ओर परिपथ में तथा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर सेल में चलती है। ठीक है, तो मानकर चलिए यहाँ से जो चलने वाली धारा है वो I है। वैद्युत धारा को I से शो करते हैं। सेल से कुल चलने वाली धारा I है। बिंदु A पर आने के पश्चात यह धारा दो भागों में बढ़ जाती है, कुछ ऊपर चली जाती है, कुछ इस तार में जो 4 ओम का प्रतिरोध है, आगे श्रेणी क्रम में 5 ओम का प्रतिरोध है, इस तार में प्रवाहित होती है। मान लीजिए इन तारों में प्रवाहित होने वाली धाराएं कौन कौन सी, इस तार में I1 धारा चली गई और उस तार में I2 धारा चली गई। तो बिंदु A पर यदि हम देखते हैं, तो धारा के संधि योग से या धाराओं के संधि नियम से क्या हो जाएगा, I = I1 + I2 हो जाएगा। I = I1 + I2। आप इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। यदि आपको ये धाराओं की भी गणना करनी होगी तो आप इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे आने के पश्चात जो I2 धारा है 4 माइक्रोफैरड संधारित्र में जाएगी, यहाँ से ये आवेशित होना शुरू हो जाएगा और जब ये पूरी तरह आवेशित हो जाएगा तो वैद्युत धारा आगे जाएगी। 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है, अब ये भी आवेशित होना शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात कुछ समय के पश्चात ये धारा बिंदु B पर आएगी। ठीक उसी प्रकार से 4 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा फिर 5 ओम में जाएगी, 5 ओम से फिर बिंदु B पर आएगी और बिंदु B पर आने के पश्चात पुनः ये धारा क्या हो जाएगी, I1 + I2 ये हो जाएंगे, जो कि मुख्य धारा के रूप में इस सेल के ऋण प्लेट में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ मैंने दिशा बताने का प्रयास किया है वैद्युत धारा का। जब किसी परिपथ में हम कुछ फाइंड करते हैं, वैद्युत धारा, प्रतिरोध या आवेश की गणना करते हैं, तो वैद्युत धारा का जो गमन पथ होता है, किस तरह से चलती है वैद्युत धारा, यह मैंने उसे बताने का प्रयास किया है। हमको ज्ञात करना है इस परिपथ में, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना करनी है, संचित आवेश, और 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इस पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करेंगे। पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, अब पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ओम के नियम से। अब आप कहेंगे कि सर ओम का क्या नियम है, जैसे जैसे चलता रहेगा ये टॉपिक या जैसे जैसे ये आते रहेंगे, नेक्स्ट लेसन की कहानी है ये, तो मैं आपको उसी समय
बहुत ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ पर केवल शॉर्ट रूप में मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जो ओम का नियम है वो V प्रोपोर्शनल I होता है, सॉरी V प्रोपोर्शनल हाँ I होता है, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में कर सकते हैं V प्रोपोर्शनल या V अपॉन I इक्वल टू नियतांक। ये ओम का नियम है। और नियतांक यहाँ पर क्या लगाते हैं, विभव और धारा का जो अनुपात होता है, विभव और धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसलिए V अपॉन I इक्वल टू इस नियतांक के स्थान पर हम कैपिटल R का प्रयोग करते हैं। V अपॉन I इक्वल टू R, तिरछी गुणा करेंगे तो V इक्वल टू I R हमको प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। ये पूरा ही ओम का नियम है यहाँ से यहाँ तक। इसमें से कोई सी भी लाइन हम प्रयोग कर लेते हैं अपनी अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। जहां जिसकी आवश्यकता होगी वो लाइन यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी क्या है, इसकी स्थायी अवस्था है। मानकर चलिए ऊपर कैपेसिटर है ही नहीं, केवल इतना ही प्रतिरोध है, बिंदु ए बिंदु बी ताकि ये प्रतिरोध है ऐसे मानकर चलिए, और नीचे वैद्युत सेल जुड़ा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ये कितना है दे रखा था इन्होंने, 1 ओम। और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा था इन्होंने, 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट की ये बैटरी लगा रखी है। अब देखिए 20 वोल्ट की तो एक बैटरी है, आंतरिक प्रतिरोध 20 में लग रहा है, तो इस सेल से बिंदु ए और बी के सिरों के बीच में कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा उसकी हम बाद में गणना करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या याद करेंगे, इसका प्रतिरोध याद करेंगे। अर्थात प्रतिरोध याद करने से पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा याद करेंगे। लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या सूत्र होता है, I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब है इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब जब तुल्य प्रतिरोध याद करेंगे तो उसमें ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इस आंतरिक प्रतिरोध को भी जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 4 ओम, 5 ओम और ये जो 1 ओम है, इनके बीच में केवल एक ही तार है, यानी ये सिंगल वायर के द्वारा जुड़े हैं। सिंगल वायर के द्वारा जुड़े होने के कारण ये इस समय 4 ओम, 5 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। और श्रेणी क्रम में जो वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध याद करने के लिए, वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या और भी बहुत सारे प्रतिरोध है तो उनको हम इसी क्रम में आगे जोड़ते चले जाएंगे, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। श्रेणी क्रम में वही अगर कैपेसिटर है तो श्रेणी क्रम के लिए कैपेसिटर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है ना, ये श्रेणी क्रम के लिए होता है। वहीं पर श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है उसका आंतरिक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, 20 बटे और इसकी वैल्यू है 4, 5 और 1, यानी 4 प्लस 5 प्लस 1। मैंने सबके स्थान पर ये लिख दिया, होगा 20 बटे 4, 5, 9 और 1 10, 10 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर में, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी पूरे परिपथ में इस समय सेल से निकलने वाली जो धारा है वो कितनी है 2 एम्पियर है, ठीक है। ये वोल्टेज है केवल सेल का कि 20 वोल्ट का सेल लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सेल से निकलते ही 20 वोल्ट जा रहा है, इसमें हो सकता है सेल डाउन हो, ठीक है। तो सेल जब डाउन होगा तो उस समय वोल्टेज भी कम देगा। अब पूरी तरह चार्ज है, पूरी तरह चार्ज होने के बाद भी यह सेल आगे 20 वोल्ट नहीं दे सकता, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। समझो 50 वोल्ट है या 100 वोल्ट है या 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट का सेल अगर आप यहाँ लगा देंगे तो वो
अपने से आगे यानी धन प्लेट से आगे 200 वोल्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी है जो कि वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इससे कुछ वोल्टेज कम हो जाता है, यानी वोल्टेज की क्षति हो जाती है। और यही कारण है कि लगातार प्रयोग होते समय सेल भी गर्म हो जाते हैं और लगातार प्रयोग होते समय तार भी गर्म हो जाते हैं, लगातार प्रयोग होते समय पंखे भी गर्म हो जाते हैं। विद्युत धारा के जितने भी उपकरण आप देखते हैं वो सब गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के लिए विद्युत धारा जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार है? विद्युत धारा जिम्मेदार है। और यही कारण है कि यहाँ से यह विद्युत धारा तापीय ऊर्जा के रूप में नष्ट होती है अथवा क्षय होती है, और कभी कभी ये ध्वनि के रूप में भी उत्पन्न होती है, प्रकाश के रूप में भी उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा जब आप दो तारों को टच करते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, स्पार्किंग उत्पन्न होती है। तो वहां से क्या होता है? वैद्युत धारा ऊष्मा के रूप में भी नष्ट होती है या व्यय होती है। इसके अलावा यह प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में भी व्यय होती है और ध्वनि के रूप में भी यह व्यय होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि 20 वोल्ट की बैटरी लगने के बाद भी हम ये नहीं मान सकते हैं कि इस पूरे परिपथ में 20 वोल्ट का विभवांतर स्थापित है। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? बिंदु ए और बी के सिरों पर लगने वाले वोल्टेज से, है ना। तो हमको यही वोल्टेज ज्ञात करना होगा। 2 एम्पियर का वैद्युत धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रही है इस समय, ये हम मान लेते हैं, लेकिन वोल्टेज 20 वोल्ट नहीं है भैया, ये हम कभी नहीं मान सकते। तो बिंदु ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है इसकी हम गणना करेंगे। आप लिखेंगे बिंदु ए व बी, विभवांतर। बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर, क्या सूत्र होता है? V इक्वल टू आई आर, पूरे ओम के नियम से ये क्या है? ये भी ओम का नियम है। तो सूत्र हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब क्योंकि ए और बी के मध्य हम ज्ञात कर रहे हैं तो V के सापेक्ष में ए बी भी आप लिख सकते हैं, है ना, अंतर महसूस करने के लिए कि ये V की वैल्यू तो 20 वोल्ट है, ये फिर कुछ और वैल्यू निकल के आ गई, कंफ्यूजन ना हो इसलिए सापेक्ष में V भी मैंने लिख दिया। इसका सीधा सा मतलब है बिंदु A और B के मध्य विभवांतर। वैल्यू रखेंगे, I का मान आपने ज्ञात किया 2 एम्पियर है, और जो A और B के मध्य प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना है? 4 ओम और 5 ओम, ये श्रेणी क्रम में है तो हो जाएगा 4 + 5, 4 + 5, है ना। तुल्य प्रतिरोध यहाँ से ज्ञात करेंगे। 4 5 कितना हो गया? 9 9 दूनी 18। तो बिंदु ए और बी के मध्य कितना वोल्टेज होगा? 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। कुछ समझे? 20 वोल्ट का सेल लग रहा है जिसका सीधा संबंध बिंदु ए और बी से है। आप यदि देख रहे होंगे तो इसको बिंदु ए और बी के मध्य हमने विभवांतर की गणना की है जो कि 18 वोल्ट आपको प्राप्त हो रहा है। भैया 2 वोल्ट का गया, 20 वोल्ट का सेल था ना ये प्रश्न है, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। सेल है 20 वोल्ट का, बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर हमने ज्ञात किया तो 18 वोल्ट प्राप्त हुआ, है ना। तो 20 वोल्ट का सेल है तो 20 वोल्ट ही निकलना चाहिए था। ये 18 वोल्ट आ गया है बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में। रास्ते में 2 वोल्ट कहाँ गया, है ना। इसका आप आंसर हमको कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, 18 वोल्ट बिंदु ए और बी के मध्य कितना विभवांतर है? 18 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है जी, अब हम क्या याद करेंगे? बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। देखिए ए और बी का सीधा संबंध किससे है? 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड से है। आपस में ये भी इस समय श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है,
तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इनकी हम क्या ज्ञात करेंगे, तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है इसलिए सूत्र हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इसका प्रयोग करते हुए हम यहाँ से तुल्य धारिता ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, 1/6। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 से 12 3 बार कटेगा, 6 से 2 बार कटेगा। पलट लेंगे तो हो जाएगा c इक्वल टू 12/3 और 2 5, काटेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 2.4 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। 2.4 माइक्रोफेरेड, यानी ऊपर जो श्रेणी क्रम में 4 और 6 माइक्रोफेरेड संधारित्र जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता 2.4 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, अब धारिता आ चुकी है। ए और बी के मध्य विभवांतर आपने 18 वोल्ट पहले ज्ञात कर लिया, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए लिखेंगे, लगाएंगे चिन्ह और लिखेंगे बिंदु ए व बी के मध्य संचित आवेश, या केवल संचित आवेश या तुल्य संधारित्र पर संचित आवेश। सूत्र है Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV। C की वैल्यू है 2.4 गुणा और V की वैल्यू है 18 वोल्ट, क्योंकि बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर आपने ज्ञात किया 18 वोल्ट आपको प्राप्त हुआ। 18 गुणा करेंगे दोनों की, कितना हो जाएगा 24 × 72 72 216 है ना। तो 24 नंबर 216 216 दूनी 432। 24 और 18 का गुणा करेंगे तो 432 प्राप्त होगा। दशमलव है कितने के बाद में, 1 के बाद में, तो ये यहाँ लग जाएगा 43.2 माइक्रोकुलाम ये हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रोफेरेड में था। Q इक्वल टू 43.2 माइक्रोकुलाम। ये संचित होने वाला आवेश था, पहला आंसर आ चुका है। अब दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है ऊपर, तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण बशर्ते कुछ भी हो, इसकी धारिता चाहे 2 माइक्रोफैरड हो चाहे 6 माइक्रोफैरड हो, चाहे दोनों की बराबर हो, इन दोनों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा बराबर बराबर संचित होगी। और वो कितना होगा 43.2 माइक्रोकुलाम। 43.2 माइक्रोकुलाम का आवेश संचित होगा दोनों संधारित्रों पर, क्योंकि ये दोनों संधारित्र इस समय श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो यहां से आपका पहले प्रश्न का आंसर मिल चुका है। ठीक है जी, पहले प्रश्न का आंसर आपका मिल चुका है। अब आगे इसी में पूछा था इन्होंने दूसरा क्वेश्चन, वो कह रहे थे कि 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। 4 माइक्रोफैरड पे बताना है। अब देखिए बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है 18 वोल्ट था इस तार में। अब इस तार से सीधा संबंध ऊपर वाले तार का है और ये समांतर क्रम में इसके जुड़ रहे हैं, तो समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। तो अगर हम इनको बिंदु सी और डी नाम दे दें, इसको बिंदु सी नाम दे दीजिए, इसको बिंदु डी नाम दे दीजिए, तो बिंदु सी और डी के सिरों पर भी कितना वोल्टेज होगा 18 वोल्टेज, 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। अब चूंकि इस श्रेणी क्रम में 2 कैपेसिटर यहाँ जुड़े हैं, 4 माइक्रोफैरड का है और एक 6 माइक्रोफैरड का है, तो उन्होंने क्या पूछा है, इस 18 वोल्ट में से 4 माइक्रोफैरड में कितना वोल्टेज आ रहा है ये पूछते हैं। ठीक है, संचित आवेश तो हमने ज्ञात कर लिया 43.2 माइक्रोकुलाम दोनों ही संधारित्रों पर यहाँ उत्पन्न हो रहा है।
अब हम ज्ञात कर देंगे इस आवेश से विभवांतर। अतः 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर डैश लगाएंगे और नए रंग से इसको लिखेंगे V इक्वल टू Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C। अब देखिए V का मान ये भी है और 18 वोल्ट आपने ये भी ज्ञात किया है ना, V के स्थान पर। इसको क्या अलग नाम देना चाहिए? चलो इसको अलग नाम दे दीजिए, इसको V डैश कर लीजिए। भाई ये तो V के स्थान पे आपने प्रयोग किया था पहले। अब ये जो 18 वोल्ट आया था इसको आप V डैश कर लो, V डैश इक्वल टू 18 वोल्ट, V डैश कर लीजिए। तो जहां पे आपने 18 प्रयोग किया है CV, उसको V डैश आप कर लीजिए, दोनों में अंतर होना चाहिए। अब तीसरी बार विभवांतर आप याद कर रहे हैं 4 माइक्रोफैरड के सिरों पर, 4 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर आप याद कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको V डबल डैश आप मान लीजिए। और इसी प्रकार से यदि आप चाहो तो 6 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर भी आप याद कर सकते हैं, उसको मान लीजिए V ट्रिपल डैश हो जाता है। तो सूत्र है V डबल डैश इक्वल टू Q अपॉन C, Q अपॉन C। और C के स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी? अब देखिए इसको क्या मानिएगा, 4 माइक्रोफैरड को आप मानिएगा C1, 6 माइक्रोफैरड को मानिएगा आप C2, तो इसको C1 आप कर लीजिए। Q की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 43.2 माइक्रोकूलम रखेंगे, 43.2 माइक्रोकूलम पूरे के बटे C1, C1 की वैल्यू आपके पास में है 4 माइक्रोफैरड, तो 4 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो भी काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो 4 नहीं 40, 32 हो गया, 4 8 32, 10.8 बार कटेगा, 10.8 कूलम प्रति फैरड को वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 4 माइक्रोफैरड संधारित्र है उसके सिरों पर 10.8 वोल्ट है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर आ जाता है। तीसरे में यदि आपको ज्ञात करना हो 6 माइक्रोफैरड के सिरों पर, तो ये हम अलग से कर रहे हैं, पूछा नहीं है। 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, अब ये ज्ञात करने के लिए दो विधि आपके पास में है, दो ऑप्शन आपके पास में है। पहला ऑप्शन तो यही हो जाता है कि इस पूरे तार में 18 वोल्ट है, जिसमें से 10.8 वोल्ट 4 माइक्रोफैरड में आ गया, बाकी जितना बचा वो 6 माइक्रोफैरड में तो आएगा भैया, ठीक है ना। तो आप 18 वोल्ट में से 10.8 वोल्ट माइनस कर देंगे तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर उत्पन्न विभव आप ज्ञात कर लेंगे, है ना। सामान्य विधि तो ये हो जाती है, और जो दूसरी विधि है वो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, V ट्रिपल डैश इक्वल टू Q अपॉन C2, Q अपॉन C2, ठीक है जी। Q की वैल्यू फिर से सेम है क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आवेश बराबर है 43.2 माइक्रो कूलम अपॉन C2, C2 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रो काटो और इस 6 से इस 43.2 को काटेंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, सो 7.2 बार ये कटेगा, कितना 7.2। और कूलम प्रति फैरड को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, कूलम प्रति फैरड को वोल्ट कहते हैं। तो ये
जो आंसर हमारे पास प्राप्त हुआ है V ट्रिपल डैश इक्वल टू 7.2 वोल्ट, यानी 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज है 7.2 वोल्ट है। ठीक है ना। अब उत्तर की सत्यता जांचने के लिए क्या करेंगे, मान लो हमारा आंसर गलत है, एक प्रकार से मैथ में भी आपने कई बार उत्तर की सत्यता जांची है, तो यहाँ भी हम उत्तर की सत्यता जांचेंगे। क्या होना चाहिए, इस पूरे तार में 18 वोल्ट है, तो V1 V डबल डैश और V ट्रिपल डैश का योगफल 18 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सत्यता जांचने के लिए। सत्यता की जांच क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V डबल डैश प्लस V ट्रिपल डैश। समझ में आ रहा है भैया, दोनों बराबर होने चाहिए। V की वैल्यू कितनी है, 18 वोल्ट है। V डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 10.8 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7.2, जोड़िए दोनों को, कितना हो गया 18 इक्वल टू 8 हो तो 10 का 0, दशमलव लगाओ, एक 0 यहाँ पे एक जो है 7 और 1 8 हो गया, और ये 18.0 और ये भी 18 है, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हमारा सही है। इस तरह से आप इन दोनों संधारित्रों के सिरों पर वोल्टेज की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के पश्चात ये प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, और इसमें से मैं अलग से बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। आप ऊपर वाले वायर में वैद्युत धारा भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि I इक्वल टू कितना ज्ञात किया था, इसमें 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा ज्ञात की थी आपने। देखिए सवाल में जो जितना पूछा था वो हमने बता दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा बता दिया। ठीक है, तो जो सही था, आगे हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं समझने के लिए केवल, तो आपको समझना है तो समझिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो पे आप चले जाइए। आई की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो कितनी थी, 2 एम्पीयर आई थी, 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर इस साइड से चली, 2 एम्पीयर आने के पश्चात बिंदु ए पर ये धारा 2 भागों में बट गई, 2 भागों में बट गई। I1 धारा मान लीजिए बीच वाले तार में चली गई, I2 धारा मान लीजिए ऊपर वाले तार में चली गई। ठीक है, तो ये है धारा I1, ऊपर है धारा I2। ठीक है, अब हम केवल धाराओं की गणना करेंगे। ऊपर वाले तार में कितनी धारा है, बीच वाले तार में कितनी धारा है, इसकी हम गणना करेंगे। वोल्टेज तो पता तो चल गया 18 वोल्ट है, लेकिन बीच वाले तार में धारा कितनी है उसकी भी हम गणना कर लेंगे। ठीक है जी, I इक्वल टू 2 एम्पीयर है, बिंदु ए पर आने के पश्चात यही धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, तो बिंदु ए पर जैसे ही हम देखते हैं तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, बिंदु ए पर क्या लिख सकते हैं, बिंदु ए पर जैसे ही हम जाएंगे तो धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 इक्वल टू I। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान सकते हैं। देखिए बिंदु ए और बी के बीच में वोल्टेज है 18, ठीक है 18 वोल्ट है। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 4 ओम और 5 ओम, कितना हो गया, 4 ओम और 5 ओम 9 ओम। ठीक है, तो बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2।
तो क्या प्राप्त होगा, R इक्वल टू ये है 4 और ये है 5, कितना हो गया 9 ओम हो गया। 18 वोल्ट है तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। सीधा सा मतलब है इसका 2 एम्पियर ही यहाँ पर ये प्राप्त होगा, मतलब वैद्युत धारा इस सेल से 2 एम्पियर ही चलेगी। बिंदु आने ए पर आने के पश्चात I1 इधर गई, I2 उधर गई है। आगे और करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी इसमें जुड़ा है। तो देखिए कर ही लेते हैं इसको, प्लस स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से आप शो कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1 ओम है, प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा ये कैपिटल R इक्वल टू 9 और 1 कितना हो गया 10 ओम हो गया, 10 ओम। ठीक है जी, ये 10 ओम हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध इसका 10 ओम हो गया। V की वैल्यू आपके पास में है 18 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप I की गणना कर सकते हैं V अपॉन R का प्रयोग करते हुए। V की वैल्यू है आपके पास में 18 V डैश सॉरी बटे, और इसकी वैल्यू है 10, काटेंगे तो आएगा 1.8 एम्पियर। ये है बीच वाले आयाम में, यानी I1 की वैल्यू। I1 इक्वल टू 1.8 एम्पियर आ रहा है, यानी बीच वाले तार में धारा 1.8 एम्पियर है। वैद्युत सेल से निकलने वाली धारा 2 एम्पियर है। 1.8 एम्पियर। ठीक है, ये I1 की वैल्यू हमारे पास में प्राप्त हो चुकी है। कितनी धारा है इसमें 1.8 एम्पियर। अब ऊपर वाले तार में वैद्युत धारा हम ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 1 का प्रयोग करके आप I2 की गणना कर सकते हैं। समीकरण 1 से I1 की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है 1.8 प्लस I2 इक्वल टू, और इस I की वैल्यू आपके पास में है 2 एम्पियर। कितनी 2 एम्पियर। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ से I2 इक्वल टू 2 माइनस 1.8। यदि आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.2। 0.2, 2 में से 1.8 निकालेंगे तो 0.2 एम्पियर ये प्राप्त होगा। 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो I1 और I2 दोनों अलग अलग हमने ज्ञात कर ली है। ऊपर वाले तार में कम धारा है, नीचे बीच वाले तार में कितनी धारा है 1.8 एम्पियर धारा है, और नीचे वाले तार में कितनी धारा है 2 एम्पियर। नीचे वाले तार में 2 एम्पियर। इन तीनों तारों में अलग अलग वैल्यू धारा आपने ज्ञात कर ली। अब धाराओं का अनुपात भी आप ज्ञात कर सकते हैं। धाराओं का अनुपात यानी I1 और I2 अनुपात भी यदि आप चाहो ज्ञात करना तो कर सकते हो। अनुपात क्या हो जाएगा I1 अपॉन I2। I1 की वैल्यू कितनी है 1.8 एम्पियर बटे, और ये है 0.2 एम्पियर। लड़के क्या करते हैं काट देते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वैद्युत धारा है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे, है ना। तो 2 नंबर 18, 9 बार ये कटेगा, एम्पियर से एम्पियर भी कटेगा। ठीक है ना, तो कोई मात्रक नहीं रहता है अनुपात में। क्या हो जाएगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू 9 अपॉन 1।
ये इसका अनुपात आ जाता है। ठीक है ना, वैसे इसको छोड़ देंगे तो ये इसका अनुपात आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न काफी बड़ा हो चुका है, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले वीडियो में।